मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, मैं तो ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। अनगिनत लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले इस विश्वविद्यालय परिसर से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक परिसर में आपका स्वागत है। चुनावी चौपाल में दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में इलाहाबाद वो धरती है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। यहाँ से चंद कदम दूर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री पैदा हुए। ये वो विश्वविद्यालय है जिसने बीपी सिंह, चंद्रशेखर जैसे प्रधानमंत्री पढ़ाए, जिनको राजनीति का ककहरा सिखाया। ये वो विश्वविद्यालय है जिसने शंकर दयाल शर्मा जैसे राष्ट्रपति दिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में हमारे साथ खास मेहमान हैं, गुरुजन वृंद हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआती वक्त के दौर से लेकर आप तक छात्र राजनीति और यहाँ का पठन पाठन, विश्वविद्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी आप रहे, किस रूप में कहाँ पर खड़ा पाते हैं आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय को? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अगर आप देखें तो इसको आप 3 चरणों में इसका आकलन कर सकते हैं। एक तो जब सबसे पहले ये रेसिडेंशियल टीचिंग यूनिवर्सिटी बनी 1922 में, और वहाँ से शुरू हुई इसकी जो गौरवमयी परंपरा। सारे देश के महान विभूतियों को यहाँ बुलाया गया, अध्यापक के रूप में आए, और उन लोगों ने जो कुछ किया वो उससे जो है इसकी गरिमा बहुत बेचार चाँद लगा। दूसरी बात यह है, वो दौर जब स्वतंत्रता के बाद की दौर है, उसमें बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस इसके साथ जुड़ गए, लड़कों की संख्या काफ़ी बढ़ गई, परंतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वृद्धि होनी थी वो नहीं हो पाई, लिहाजा एक दिक्कत रह गई। तीसरा चरण हुआ है जब इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया 2005 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय इसलिए बनाया गया था कि जो पैसे की तंगी होती थी विश्वविद्यालय, कभी कभी हम लोग को तनख्वाह नहीं मिलती थी, 1 महीना 2 महीने, इसको दूर करने के लिए और भी चीज़ें। परंतु केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद भी इस विश्वविद्यालय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैम, आप विभागाध्यक्ष हैं, आप आधी आबादी की जो पीड़ा है, आधी आबादी का जो प्रतिनिधित्व है, आधी आबादी की जो स्थिति है, उस पर क्या कहेंगे? मुझे आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मिला है। मैं अपने डिपार्टमेंट के तवस्सुत से एक बात ये बताऊं कि इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है और शुरू से यहाँ लड़कियाँ पढ़ती रही हैं, लेकिन आज भी हालत ये है कि लड़कियाँ दूर दूर से आती हैं। इसे अभी तक ट्रांसपोर्ट से जोड़ा नहीं गया है। 40 किलोमीटर दूर अगर कोई लड़की रहती है तो उससे यहाँ आने में बेइंतहा दिक्कत है। बहुत ज़्यादा तो ये सोचकर आती नहीं हैं, जो आती हैं तो उनको आने में अभी भी बहुत टाइम सुबह भी देना पड़ता है, और वो यहाँ से क्लास पूरी किए बगैर वापस जाना चाहती हैं कि उन्हें अपने 2.5 घंटा खर्च करके घर वापस जाना है। राजनीति का ये गढ़ भी रहा है पूरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद में फूलपुर के संसदीय क्षेत्र से जवाहरलाल नेहरू अगर प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसी संसदीय क्षेत्र से अतीक अहमद और कपिल मुन करवरिया जैसे लोग भी करते हैं। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, समाज में जिस प्रकार की आज गिरावट दर्ज हो रही है और महसूस की जा रही है, ये केवल ऐसा नहीं है कि चंद दिनों की बात है या एक रोज़ में इस तरह की परिस्थितियां बन गई कि तमाम ऐसे लोग राजनीति में प्रमुख पदों पर आने लगे, प्रमुख स्थानों पर आने लगे, जो पूरे समाज की स्तर को प्रभावित कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायतों के चुनाव तक की स्थिति में बहुत भारी गिरावट है। आज ही मैं अभी एक पत्र में ये समाचार पढ़कर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिनके पास जो बाहुबली लोग हैं, उन बाहुबलियों के बिना वो चुनाव को उनके बिना अपने प्रत्याशियों को दे सकें। आज जब आप चमकता हुआ दूसरे शहर देखते हैं, जो लखनऊ देखते हैं, नोएडा देखते हैं, दिल्ली देखते हैं, बेंगलुरु देखते हैं, कहाँ खड़ा पाते हैं इलाहाबाद को, इलाहाबाद के लोगों को?
जागते हुए लोगों का सोता हुआ शहर। ये बहुत अच्छा जागरूक शहर था। इसकी अपनी गौरवशाली परंपरा है। यहाँ महर्षि भरद्वाज, जिन्हें आदि विमान वैज्ञानिक कहा जाता है, उनका यहाँ से हम 500 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। यहाँ ऐतिहासिक आनंद भवन है, जहाँ से राजनीति की पूरी परंपरा स्थापित हुई पूरे देश में, जिसने देश की राजनीति को दिशा दी। यहाँ से 5 किलोमीटर संगम है, जहाँ देश के और दुनिया के लिए विचारों का एक प्रवाह जाता है। ऐसे शहर में जहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था, उसको अभी डॉक्टर चट्टोपाध्याय कह रहे थे कि वो सिंक कर रहा है। मैं इससे सहमत हूँ। आप लोग छात्र राजनीति से जुड़े रहे, आप लोगों ने शहर की स्थिति देखी है। आपके शहर में ना मेट्रो है, ना यातायात की सही सुविधा है, ना ही युवाओं के लिए अच्छा भविष्य है। क्या अपेक्षा है आपकी? पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और यहाँ दुनिया से लोग, तमाम ग्रामीण क्षेत्र से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। और यहाँ से हर साल पीसीएस और आईएएस की एक झड़ी लगती थी। और राजनीति के क्षेत्र में भी इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने और इलाहाबाद जनपद ने तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस देश को दिए। परंतु धीरे धीरे आज इसमें कमी आई है, और केवल इलाहाबाद को एक राजनीति का एक अड्डा मानकर यहाँ लोग आते हैं, और राजनीति के क्षेत्र में केवल कि यहाँ हमको राजनीति के क्षेत्र में नाम कमाना है और यहाँ से जाना है। लेकिन जब यहाँ से लोग जाते हैं और कुछ करने की बात आती है इलाहाबाद शहर के लिए, तो वो ये इस शहर को भूल जाते हैं। लखनऊ में मेट्रो स्टार्ट हो सकती है, दिल्ली में मेट्रो स्टार्ट हो सकती है, बनारस में मेट्रो पर कार्रवाई हो, इलाहाबाद में क्यों नहीं हो सकती? यहाँ की चाहे भौगोलिक परिस्थिति देख लीजिए, चाहे धार्मिक, अगर आप पर्यटन के क्षेत्र में देख लीजिए, तो कहीं से इलाहाबाद अन्य शहरों से कहीं पीछे नहीं है। परंतु यह दुर्भाग्य है कि निश्चित रूप से इलाहाबाद का विकास जिस तरीके से होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो पाया है। आप पृथ्वीनाथ पांडे जी भाषाविद हैं, आप रंगकर्मी और संस्कृति जगत से जुड़े हुए हैं। अगर इस तरीके की गतिविधियों को देखें तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के अलावा कोई बड़ा स्टेडियम, बड़ा ऑडिटोरियम, बड़ा ऐसा कोई आयोजन स्थल भी नहीं है जो कि युवाओं की अपेक्षा पे, शहर की अपेक्षाओं पे खरा उतर सके। देखिए, जब अपने मूल से कटते चले जाते हैं तो ये जो विपरीत स्थितियाँ पैदा होती हैं। मैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को कोई बहुत बड़ा संस्थान नहीं मानता, और कुछ ही लोगों को नाट मंचन करने के लिए अनुमति मिलती है जो चाटुकारिता करते हैं। मूल बात यह है कि संस्कृति है क्या, इसको समझने की कोशिश नहीं करते। क्या नाटक की संस्कृति है? संस्कृत जो है वो व्यापक शब्द है, उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। सही, संस्कृत साथ साहित्य भी जुड़ा हुआ हमारा। यहाँ पर हिंदुस्तानी अकेडमी है, वो भी मात्र किराए का घर है। वो 3,000-4,000 रुपये लेते हैं, और जो संस्थाएँ जो हैं असहाय हैं, नहीं दे पाती, कुछ करना चाहती हैं, वो कैसे करें? नाटक करने वाले एक से एक यहाँ पर है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर रंगकर्मी नहीं है, उनकी बहुलता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उनको प्रश्रय देगा? ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो उनके लिए कोई चिंता की कोई बात करता हो। जो इलाहाबाद में नैनी इंडस्ट्रियल एरिया था, जो इलाहाबाद से सटे हुए औद्योगिक क्षेत्र थे, जो लाखों लोगों को रोज़गार देते थे, आज वो खुद बीमार हैं। सरकारों को नहीं, व्यवस्था के साथ साथ यहाँ के प्रतिनिधियों को कितना आप श्रेय देते हैं, कितना आप दोष देते हैं? सबसे पहले तो हम इलाहाबाद का भी गौरवशाली इतिहास के बारे में आपने कहा, उसके संदर्भ में जो मौजूदा हालात हैं आम इलाहाबादी के, उसकी हम तस्वीर 4 लाइनों में व्यक्त कर दें, फिर आगे कहेंगे कि साथ देखो तो उजालों के कमल रहते हैं, साथ देखो तो उजालों के कमल रहते हैं, हम अंधेरे हैं चिरागों के तले रहते हैं, सर्फ हो जाते हैं हम सूद में खैरातों में, और किताबों में बकाए की तरह रहते हैं। तो ये स्थिति यहाँ के आम लोगों की है। और जितनी बातें होती हैं कि ये उद्योग जगत का विकास नहीं हो रहा, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लड़कों को रोज़गार नहीं मिला, ये सब कहना चाहिए कि सियासी बेहिसी का नतीजा है। तो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि कौम के गम में डिनर करते हैं हुक्मरान के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये बताएंगे कि जो आराम तलब यहाँ के हुक्मरान और लीडरान रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है और यहाँ की आवाम उनसे क्या अपेक्षा करती है, जो कि आज भी अपने को छला हुआ महसूस करती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए चुनावी चौपाल। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला।
क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? Valvoline Unstoppable, मैं unstoppable. Change to Valvoline, be unstoppable. अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं चुनावी चौपाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये वो धरती है जिसने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़वाए, जिस देश को आज़ादी दी, देश को दिशा दी। लेकिन आज ये शहर यहाँ के लोगों के मुताबिक एक मरता हुआ शहर है। उद्योग धंधे बंद हो गए, शिक्षा का केंद्र यहाँ बदहाल हो गया, और यहाँ की युवाओं की अपेक्षाओं पे यहाँ के नेताओं ने तुषारापात किया है। कुछ पत्रकार बंधु हुए हमारे साथ हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने खुद पवन जी, आपने खुद यहाँ पे पढ़ाई की, आप यहाँ पर पत्रकार हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं की अपेक्षाओं पे ये शहर उनकी उम्मीदों पे, उनके सपनों को साकार करने में कितना पर्याप्त दिखता है? रोजगार के यहाँ तो बहुत साधन है, जैसे चयन बोर्ड है, यहाँ से भर्तियाँ होती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, बेसिक शिक्षा परिषद है। लेकिन जो भी भर्तियाँ हो रही हैं सारी विवादित भर्तियाँ हो रही हैं। इससे माने आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट होगा। लाखों भर्तियाँ हुई जबकि करोड़ों लोगों को रोजगार चाहिए था, सब कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। इससे बहुत दिक्कत होगी आने वाले समय में, और छोटे उद्योग धंधे नहीं हैं जिससे लोग यहाँ पे आ सके। जी, हम उद्योग धंधों की बात कर रहे थे। आप ये बताएं कि पढ़ा लिखा नौजवान अगर वो यूपीएससी पब्लिक सर्विसेज कमीशन में नहीं सेलेक्ट होता है, वो अधीनस्थ चयन बोर्ड में नहीं सेलेक्ट होता है, टीचर मास्टर नहीं हो पाता है, उसके अलावा दिल्ली बम्बई जाके हम लोग खुद कमा रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े, आज जाके दिल्ली में कमा रहे हैं। दिल्ली में ऐसे सैकड़ों लाखों की तादाद है पूर्वांचल के लोगों की कि जो रोज़गार की तलाश में जाते हैं। कितना दर्द होता है जब यहाँ से लोग पलायन करते हैं, और कितना अपेक्षा आपको लगती है कि यहाँ पर वो होना चाहिए कि लोग अपनी मेधा का, अपनी क्षमता का, अपनी प्रतिभा का यहीं पर उपयोग कर सकें? हाँ, वो सब लोगों में ऐसा नहीं कि प्रतिभा की कमी है, वो सब यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है। जैसा कि अभी पवन जी ने कहा कि सारी भर्तियाँ विवादास्पद हैं, और यहाँ पर आपको दारागंज एक मोहल्ला है, अल्लाहपुर एक मोहल्ला है, सलोरी है, जहाँ पर जो है बहुत ही गरीब घर के बच्चे 300 रुपये 600 रुपये के कमरा लेके रहते हैं, और वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तैयारी खूब अच्छी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ बना दी गई हैं कि उनकी जो है भर्तियाँ नहीं हो सकती हैं। उसमें उसके कारण तमाम हैं, राजनीतिक कारण भी हैं। तो ऐसे में वो कैसे अपनी प्रतिभा को करे, तो जाके फिर यहाँ से निकलने के बाद वो टैक्सी चलाता है बम्बई में या वहाँ पर, ये सब काम करता है। तो ये सारी समस्याएं हैं यहाँ। जी, और बहुत सारी दिक्कतें हैं। यातायात की कमी तो है ही है, स्वास्थ्य सुविधाएँ खस्ता हाल हैं, शिक्षा की स्थिति जो बेसिक एजुकेशन वो भी खस्ता हाल। आप ये बताएं कि जो इलाहाबाद से सटे हुए अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं, पढ़ाई लिखाई वहाँ पे होती है, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ पाते हैं, या वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति तो हमको लगता है कि पूरे देश के लोग देख रहे हैं, हर जगह की जो व्यवस्था है। सबसे बड़ी समस्या वास्तव में जो महसूस होती है वो एजुकेशन पॉलिसी की ही है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह की होनी चाहिए शायद हम वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये समस्याएं मुंह बाए खड़ी हो गई हैं। दार्शनिकों का शहर है ये कहा जाता है। किसी दार्शनिक ने कहा था कि भारत में हर व्यक्ति दार्शनिक है,
कौन कितना बड़ा दार्शनिक है ये तय करना होता है। इलाहाबाद और इलाहाबाद की धरती यहाँ पर बौद्धिकता यहाँ की ऐसी है कि लोगों को अपनी प्रतिभा के समुचित दोहन न होने का बेहद दर्द होता है। बेटा आप लोग कितना सुरक्षित इस पूरे माहौल में, विश्वविद्यालय परिसर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो सुरक्षित है, शहर में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? घर से निकल के जब पढ़ने के लिए आप लोग आते हैं कितना आपको दुश्वारियाँ होती हैं? हॉस्टल्स की लड़कियों की डेलीगेसी में रहने की जो दुविधा और दिक्कत है उस पर क्या कहोगे? इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हम लोग निकलते हैं, लोग हमें कुछ भी बोलते हैं, हम उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने ध्यान देना शुरू किया और हम लोगों ने घर पे बताना शुरू किया कि आज हमने गए थे, आज हम बाहर गए, हमको इसने ये कहा, तो शायद हमें घर से भी बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। तो हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करके हम अपना आगे बढ़ रहे हैं, हम कभी रुकेंगे नहीं और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ये उत्साह है, ये मादा है कि हर मुश्किल को हम पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद की मैं एक और ख़ासियत बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही नहीं, यहाँ पर PHQ, यहाँ पर AG ऑफिस, यहाँ पर के माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के अनेक ऐसे दफ्तर हैं जो यहाँ पर केंद्र हुआ करते थे, लेकिन अब उनके कैंप ऑफिसेस लखनऊ में और प्रदेश के अन्य हिस्सों में स्थापित किए गए हैं। आप ये बताएं, युवाओं की अपेक्षाएं कि युवा जब यहाँ पे पढ़ लिख के अपने को बेरोज़गार महसूस करता है, दिल्ली बम्बई भागता है, तो क्या नहीं लगता कि उसको यहीं पे काम मिलना चाहिए कि वो अपनी पुरुषार्थ का, अपनी शिक्षा का, अपनी मेधा का उपयोग कर सके? बहुत अच्छी बात आपने की। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि शिक्षाविद बैठे हुए हैं, भाषाविद बैठे हुए हैं, पत्रकार बैठे हुए हैं, लेकिन सबकी बातों से केवल एक हताशा नज़र आ रही है कि शहर जो है एकदम सोया हुआ है, एकदम कोई भी विकास नहीं हो रहा। किसी भी शहर की जो बात होती है तो उसका डेवलपमेंट, उसका टूरिज़्म, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका एजुकेशन, जहाँ पर ये इलाहाबाद शहर जो है ना तो इतना धार्मिक रूप से इतना रिच है, लेकिन वहाँ का टूरिज़्म, अगर रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है, अगर टूरिज़्म बढ़ता है तो यहाँ का रेवेन्यू इतना कल्चरल रिच होने के बावजूद भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है। और एजुकेशन की बात, मतलब सिविल सर्विसेज का एक गढ़ माना जाता था। युवा चाहे बनारस BHU है वहाँ पर, लेकिन वहाँ को छोड़कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्रेफर करता था। लेकिन आज क्या है, यहाँ का युवा पढ़ाई के लिए भी दिल्ली भाग रहा है, बनारस भाग रहा है, अलग अलग जगहों पर भाग रहा है। और सिविल सर्विसेज का जो गढ़ माना जाता था, सबसे ज़्यादा सिविल सर्विसेज से यहीं से क्वालिफाई करते थे, लेकिन आज की डेट में उसका 1/3 भी नहीं रह गया है। यहाँ पर रोजगार की बात करें, इतने सारे इंजीनियरिंग संस्थान यहाँ पर खुल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का युवा जो है दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, सभी, मतलब आप सबके घरों की बात कर ले, सबके घर में एक इंजीनियर होगा, लेकिन वो इलाहाबाद जैसे शहर में उसकी कोई नौकरी नहीं है। इस विश्वविद्यालय ने कई प्रधानमंत्री दिए, कई मुख्यमंत्री दिए, लेकिन आज शहर का अफसोस ये है कि शहर सोता हुआ माना जाता है, शहर मरता हुआ माना जाता है। धर्मेंद्र जी, आप बताएं कि कुंवर रेवती रमन सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा, अमिताभ बच्चन, बड़े लंबे लंबे नेताओं की फहरिस्त है। घाट नहीं है, सबसे बड़ा आयोजन यहाँ पर कुंभ का होता है, पूरा शहर बसता है, शहर फिर उजाड़ दिया जाता है। वादे हुए सरस्वती घाट को नरीमन पॉइंट बनाने को आज वो केवल वोट क्लब बना है, ये आपके ही शब्द हैं। कहाँ खड़ा पाते हैं? निराशा का माहौल तो है, लेकिन यह समस्या सिर्फ इलाहाबाद के ही परिप्रेक्ष्य से न देखा जाए। आप इसको देश के स्तर पे देखें, प्रदेश के स्तर पे देखें। विशेष रूप से अगर इलाहाबाद को देखिए, 12 साल में एक बार इस लोक को छोड़िए, उस लोक से को भी दुरुस्त करने के लिए एक आयोजन होता है, और उस आयोजन से पहले कम से कम 10,000 सरकारी कर्मचारियों के घर द्वार, बच्चे, सभी लोग मजबूत हो जाते हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं हो पाता। अच्छी खासी रकम सबकी जेबों में चली जाती है, लोग श्रद्धा के नाम पर आए, नहाए और चले गए। गंगा को पवित्र करने की बात थी, गंगा अपने आप में पवित्र थी। जो अशुद्धता की बात है उसको शुद्ध करने का पैमाना तो बहुत सारा तय हुआ, लेकिन आज भी जस की तस पड़ी हुई है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस शहर में जो संगम का कॉन्सेप्ट है कि गंगा, यमुना और सरस्वती, लेकिन सरस्वती अदृश्य हैं, और वास्तव में ये देखने पर लगता है कि गंगा दिख रही हैं, यमुना दिख रही हैं, लेकिन सरस्वती अदृश्य ही दिखाई पड़ती हैं। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद,
पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये आप ही हैं 40 साल के बाद। टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना। उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। अगर कोई बच्चा आपके यहाँ काम कर रहा है तो आप भी अपराधी हैं। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी, वहाँ पर सरस्वती अदृश्य हैं, नेतार्थ हैं, क्योंकि ये शिक्षा का केंद्र रहा और आज ये उजड़ता हुआ दिख रहा है। सरस्वती यहाँ की विलुप्त हो रही हैं। एक और आपसे सवाल पूछेंगे। अभी जल्दी में कहा गया गंगा यमुना का मिलन हुआ है यूपी में, दो नेताओं का मिलन हुआ है। यहाँ सरस्वती भी आ सके, त्रिवेणी का सही मायने में अर्थ हो सके, नेताओं के हिसाब से नहीं, यहाँ के गरिमा के हिसाब से इसका विकास हो सके, उसके लिए आप क्या चाहेंगे? किसी नेता ने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया है। जिन्होंने भी किया है अपने लिए स्वार्थ में किया है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता लोग हुए हैं, काफ़ी ऊपर तक गए हैं, काफ़ी विश्वविख्यात हुए हैं, लेकिन किसी ने यहाँ कुछ नहीं किया है। यहाँ की मूलभूत सुविधाओं का अभाव जिस कारण जितना है उतना शायद मेरे ख्याल से किसी भी पुराने शहर में नहीं है। बड़ी भारी तादाद है यहाँ पर अधिवक्ताओं की, क्योंकि सबसे सरल रोज़गार अगर किसी बेरोज़गार के लिए होता है तो वो वकालत होती है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े, आज यहीं पे आप वकील हैं हाई कोर्ट में। कहाँ पे युवा अपेक्षाओं को पाते हैं ऐसे में, तब जबकि ये बताया जाता है कि यूपी को ये साथ पसंद है? ये यूपी के साथ तो दुर्भाग्य है हमारा कि आज हम यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े और यहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के हम प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हैं, लेकिन एक भी किसी भी नेता ने यहाँ के रोज़गार, यहाँ के युवाओं के रोज़गार के लिए कुछ किया ही नहीं। सिर्फ 11 मार्च तक इस चुनावों के वादे हैं कि हम इलाहाबाद में रोज़गार स्थापित करेंगे, नई नई की फैक्ट्रियों को चलाएंगे, नए रोज़गार और लाएंगे, लेकिन 11 मार्च के बाद यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। इलाहाबाद की खासियत यह है कि गंगा यमुना यहाँ पर है और ये तीन तरफ से इस पूरे शहर को घेरे रहती हैं। शहर में पुलों की नितांत कमी है, शहर में आवागमन की बेहद बुरी स्थिति है। मोनो रेल और मेट्रो रेल जैसी चीज़ें तो लोग सोचते ही नहीं हैं। कुछ युवा विश्वविद्यालय के छात्र हमारे साथ हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद हर बच्चे को यहाँ हॉस्टल मिल पाया है? बिल्कुल नहीं, तकरीबन केवल 100 में से केवल 20% बच्चों को हॉस्टल मिल पाता है, और उसके भी हॉस्टल में जो पहले से रह रहे होते हैं लीगली रूप से वो फिर रहते हैं, जब उनका क्लास यहाँ ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी रहते हैं। और 20% जो हॉस्टल अलाट होता है बच्चों में, तकरीबन 12 से 15% अवैध बच्चे रहते हैं। इलाहाबाद के आसपास के इलाकों में अगर देखें तो अवैध खनन की समस्या सबसे ज़्यादा है, माफियागिरी बहुत ज़्यादा है, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये है कि मिसाल दिया जाता है किस चीज़ की? इलाहाबाद की बमबाजी की। हम बात करेंगे आपसे, ये बताइए कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी? बहुत ख़राब है और सारा शहर जो है पावर पॉकेट्स में चला गया है। और जैसे एजुकेशन पे जो बात चल रही है, एजुकेशन का तो स्टैंडर्ड ही ख़त्म हो गया। इतनी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गई, एजुकेशन का रास्ता ही चेंज कर दिया गया। और टेक्निकल एजुकेशन वो उसके लिए कोई जो है सिस्टम नहीं है कि कोई टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सके। तो क्राइम चंद लोगों में बढ़ गया जो मसल से मजबूत है, पॉलिटिक्स से मजबूत है। शहर का हाल तो बहुत बदहाल है। ये शहर ऐसा है
यहाँ पर हस्तियाँ रहती हैं, बहुत गुमनाम हस्तियाँ भी रहती हैं और कई नामचीन खिलाड़ी भी यहाँ से पैदा हुए। मोहम्मद कैफ का ताल्लुक़ यहीं से है, दानिश मुस्तफ़ा यहीं से हैं, अभिनव श्याम गुप्ता यहीं से हैं, बैडमिंटन के मशहूर खिलाड़ी। कई बच्चे हैं जो आप स्क्वैश खेलती हैं नेशनल लेवल की। आप ये बताएं, यहाँ पे स्टेडियम की व्यवस्था है कुछ जहाँ पर? जो थे अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो था, तो वहाँ पे बंद हो गया, अभी एकदम बेकार हालत चल रही है वहाँ पे। और यूनिवर्सिटी में भी है तो वहाँ पे भी प्रैक्टिस करने को नहीं मिलता है, तो बहुत बेकार हालत चल रही है। और हम लोग भी खेल नहीं पाते हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पाती, कहीं जा नहीं पाते हैं। यहाँ कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि बच्चों को कोई कोचिंग की जगह, कोई ट्रेनिंग की जगह और अच्छे कोच मिलें। और बाहर जैसे त्रिवेंद्रम, हमारी बिटिया है लड़की जाती है त्रिवेंद्रम, केरला खेलने गई राष्ट्रीय गेम स्क्वाश में। मेरा बेटा मसूदुल्लाह, तमन्ना, ये दोनों बच्चे मैं लेके जाती हूँ। तो यहाँ से कोई यूपी से स्क्वाश तो स्तर इतना गिरा है कि वहाँ जाइए तो कोई नामो निशान नहीं है कि यूपी से कोई आया है। तो सर यहाँ भी होना चाहिए, एथलीट भी जा रहे, कोई व्यवस्था नहीं है जी। किस तरीके का नेता इलाहाबाद चाहता है, जानने की कोशिश करें। कैसा हो आपका नेता? सर, बड़ी देश की स्थिति खराब है। यहाँ पर तो अब स्थिति ये चल रही कि जो जितना बड़ा गुंडा होगा उतना बड़ा नेता होगा। तो इस बार हम लोगों को सोचना होगा। अभी स्थिति आप देख लें, चाहे वो सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, हर पार्टी में लगभग 60% प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल वो स्थिति है, उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। तो हम लोगों को कम से कम अब एक आम जनता को ये सोचना चाहिए कि जो ईमानदार छवि का आदमी हो, जो पढ़ा लिखा हो और जिसका जो है अपने क्षेत्र में जो है नाम हो, उसी आदमी को अपना नेता चुनना चाहिए। और पार्टी जातिवाद, धर्मवाद, इन सब को पीछे हटाकर एक अच्छी राजनीति को हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। तभी हम लोग ये सोच पाएंगे कि हमारे प्रदेश की स्थिति में सुधार आ पाएगा। ये इलाहाबाद की धरती है जिसने देश को दिशा दी, लेकिन आज इलाहाबाद खुद दिशाहीन दिखता है। सबने इलाहाबाद की उम्मीदों पर पानी फेरा, वो बात अलग है कि इलाहाबाद ने सबके सपनों को, सबकी मंजिलों को राह दी, सबकी उम्मीदों को साकार किया। फिराक गोरखपुरी का एक शेर है कि उम्मीदें मर्ग कब तक, जिंदगी का दर्द सर कब तक, ये माना सब्र करते हैं मोहब्बत में, मगर ये सब्र कब तक। ये सवाल है कि कब तक इलाहाबाद सब्र करेगा, कब तक इलाहाबाद लोगों से मोहब्बत का सिलसिला जारी रखने के बाद लोगों को अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप देखना चाहेगा। कब तक इलाहाबाद सब्र करेगा जिसने देश को दिशा दी, लेकिन आज कहीं खुद चौराहे पे खड़ा है विकास के और खुद को दिशाहीन पाता है। चुनावी चौपाल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।